Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner with new video and I am your host. So welcome back to our channel. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन 100% मिस कर देंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी आज हम बात करेंगे सुन मेरे दिल पे। अब सुन मेरे दिल के अगर रेटिंग देखी जाए या व्यूज़ देखे जाए तो टॉप ट्रेंड में है, लेकिन उतना ही उसको ज़्यादा हेट भी मिल रहा है। और समटाइम्स होता है कि जब हेट मिल रहा हो ना तो उससे भी व्यूज़ ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो भी कह लें, अब स्टोरी अच्छी है बुरी है, एक्टिंग अच्छी है बुरी है, अगर वह आज की उसमें गेस्ट अपीयरेंस है नहीं है, अमार रोंदू है तो या नहीं है, या पारो हमारी मतलब पूरी की पूरी ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर है उसका, वो भी अगर है या नहीं है, फिर भी हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। मतलब लोग व्यूज़ उसको दे रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। अब लोगों की किस टाइप की उसके साथ अफिलिएशन हो चुकी है ये तो वो ही बता सकते हैं। बट एनीवेज पूरी तरह से लोग उसके ट्रांस में आए हुए हैं। तो आज हम इसी का खुलासा करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे जी एपिसोड नंबर 36, 37 की और 38 का जो प्रोमो आया है, जो टीज़र है उसके ऊपर। पहले तो ना असल में ये समझने की ज़रूरत है कि ये ड्रामा जो है वो किस क्लास के लिए बनाया गया है, मतलब किस एरा में बना है और किन लोगों के लिए बनाया गया है। कि मतलब ये आम रूटीन में जो हमारे यहाँ सोसाइटी में हम लोग जो जिस सोसाइटी में मूव करते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें तो इस टाइप की चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ना इस किस्म के डायलॉग और ना इस किस्म की फ़िलासफ़ी जो इस ड्रामे में दिखाई जा रही है। अब जैसे ड्रामा स्टार्ट ही इसी बात से हो रहा है कि जी अमार साहब जो है, अमार रोंदू बैठा हुआ है सदफ़ के घर में, और पारो जो है वो उसको बता भी देती है कि जी मैं होके आई हूँ, बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आई हूँ। और माँ एज़ यूजुअल चाय बना रही है। पूरा भाई बजट इस ड्रामे का ना चाय की नज़र हो गया। अच्छा, माँ चाय बना रही है और ला के बताती है, उसको पिलाती है और कहती है कि जी क्या बात हुई, क्या कह के गई है। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि मतलब अंडरस्टैंडिंग वो इतनी बता रहा है कि वो उसे कहता है कि हाँ उसने बताया, और वो फिर पूछ रही है कि उसने बताया तुम्हें, तो कहता है हाँ बताया। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा दिखाता तो वो आंखें दिखाती, बोलती चले जाओ यहाँ से, चाय पीने का भी नहीं कहती। मतलब कोई यार अजीब इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, अब जो पारो के घर से उठता है तो गाड़ी में बैठ के फ़ोन सैफ को कर देता है। अच्छा, सैफ पहले तो था ही कहीं नहीं ड्रामे में, अचानक से सैफ आ गया। अब सैफ को बता रहा है कि जी ये बात हुई है और ये बात हुई है। और वो सैफ भी कितना फजूल इंसान है, वो उसे कह रहा है कि जी क्या नाम है उसका, पारो के बारे में, कि जी साली ने मुझे तो घास नहीं डाली, मुझे घास डालती तो मैं सारी ज़िंदगी उसके पैरों में बैठा रहता। और पहली दफ़ा अमार रोंदू जो है ना, उसको सदफ़ की फेवर में गुस्सा आया और उसने कहा शट अप। अब शट अप हो गया। फिर वैसे सैफ भी जो है ना, वो तंज़ों के तीर भी ना अमार रोंदू पे चलाता ही रहता है। हर वक्त वो उसको कोई ना कोई बात ऐसी कहता है कि वो उसको जो जाके लग जाती है। उसे कहता है दानिया छोड़ के गई है तो तुझे होश आ गया, तुम रोए थे उसके सामने, तो उसे ऑलमोस्ट रो रहा था। अच्छा, फिर उसको टिप्स दे रहा है। टिप्स अब क्या दे रहा है कि जी तुम जाओ उसके पास, हमशा के पास, वो तुम्हें हेल्प आउट करेगी। अब यह हमशा ना हो गई, अल्लाह जाने क्या हो गई हमशा। तो अब क्या है जी, जिस तरह लड़की लड़की को समझा सकती है ना, कोई और नहीं समझा सकता। वो तुझे ज़रूर कोई ना कोई तरीका बताएगी। 100% रोना उसके सामने, बाकी काम वो खुद ही कर लेगी। अहल है, ये बताओ ज़रा। अब मतलब ये रोंदू जो है, इसका अपना तो दिमाग ही कोई नहीं है, ये दूसरों के ऊपर ही रहता है हर वक्त। वो इसको बताते हैं तुम ऐसे कर लो, ये वैसे कर लेता है। वो इसे कहता है वही बात है, वो कहते हैं खड़े हो जाए, खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं बैठ जाओ, ये बैठ जाता है। ये तो इसकी अपनी पर्सनैलिटी है। यहाँ कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रोना जो है वो हमारी पारो का ही नहीं है,
सारों का ही है मसला, तो इस ड्रामे का ये है। अच्छा जी, फिर रोंदू जो है ना वो फप्पे कुटनी के पास पहुंच जाता है। अब फप्पे कुटनी जो है ना उसके सामने जाके बैठता है और मैं कहती हूँ कोई रो रहा है, हद होगी, ऐसे जैसे वो बच्चे से कोई उसकी फेवरेट चीज़ ले लो ना तो वो बच्चा बिलक बिलक के रोना शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल ना उस तरह से रो रहा है। भाई तुम मर्द हो के क्या हो। खैर, अच्छा, अब उसके पास जाके रोता है और उसे कहता है कि जी मैं जो हूँ ना, गलती होगी मुझसे, और गुस्से में आकर तलाक भी दे दी उसे, बहुत पछता रहा हूँ। तो उसके बाद हालांकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अच्छा, वो आगे से पता नहीं उसका क्यों मोरल इतना डाउन था, क्योंकि हमशा तो हमेशा ही बड़ी एनर्जेटिक होती है, लेकिन आगे चल के वो बता देती है कि पता चल जाता है कि मतलब उसका मोरल इतना क्यों डाउन हो रहा है। तो वो उसे कहती है रो नहीं, अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, क्योंकि वो उसे कहती है रो तो नहीं ना। तो वो उसे आगे से कहता है अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। तो वो फिर उसको इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देती है कि बिलाल अब्दुल्ला को डेट कर रही है वो। तो उसने बताया उसने तुम्हें? तो वो कहता है हाँ उसने मुझे बताया है। तो तुम सुन के वापस आ गए हो, मतलब कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तो वो कहता है कि ना पहले तो तुमने सुना था, वो कहती है उसे फफे कुटनी, पहले एक दफ़ा तुम्हें नाम ही सुनते तुमने उसको थप्पड़ मार दिया था, और अब डेट का सुनकर भी तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा। तो कहता है दैट वॉज माई मिस्टेक। ओए होए, अब माँ रोनू ने इतनी बड़ी बात कर दी। तो आगे से वो अब कहती है जाहिल आदमी, मिस्टेक तो आज हुई है तुमसे, तुमसे मतलब कि जाहिल आदमी, मिस्टेक तो आज हुई है तुमसे, तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए था उसके मुंह पे। अब अल्लाह जाने ये उसको थप्पड़ मरवा के को अपना बदला लेना चाह रही है पारो से। डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा इस ड्रामे में दिखाया गया है, बल्कि कि कहना चाहिए कि प्रमोट किया जा रहा है। अब ये चीज़ जो है ना, और कहा भी फीमेल जितनी भी है ना उनकी तरफ से है, तो ये कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में सुनने में। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने तो कैंपेन चलाई हुई है गवर्नमेंट ने कि किसी भी मतलब जगह पर, इवन के किसी ड्रामा फिल्म या किसी भी जगह पर औरत पर हाथ नहीं उठाना। और यहाँ हमारे यहाँ माशाल्लाह से खुद प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ को। अल्लाह जाने अब ये कोई एजेंडा है या क्या है। बहरहाल ये मतलब कि वो उसे थप्पड़ मारने का कह रही है कि जी तुमने। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पारो जो है ना उसकी माँ पारो के सर में चंपी कर रही है। भला तुम पारो कौन सा कोई इतना स्ट्रेसफुल काम कर रही है कि जो उसको दिमाग उसका इतना खर्च हो रहा है और उसको मालिश की ज़रूरत पड़ गई है सर में। अच्छा, माँ भी बड़े अजीब तरीके से उसे पूछ रही है कि ना बड़ा हंस हंस के तुम बातें कर रही थी उससे। तो वो कहती है नहीं मैं हंस के बातें नहीं कर रही थी, मैं हंस इसलिए रही थी कि उसको वो रो रहा था मेरे सामने। तो माँ कहती है कि मुझे तो उस पर तरस आ रहा था। तो कहती है पहले मुझे भी आया, लेकिन फिर जब मुझे उस पर गुस्सा आने लग गया। माँ कहती है क्यों? वो जी इसलिए कि जब मैंने उसे बताया कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से मिल के आ रही हूँ तो उसको गुस्सा ही नहीं आया, हालांकि उसको चाहिए था कि मुझे थप्पड़ मार देता ये सुन के। अरे कितना इसको शौक है थप्पड़ खाने का, मतलब इतनी को तरसी हुई है थप्पड़ के लिए भी है। अच्छा, वैसे बड़े मज़े का सीन था जब वो कहती है ना, माँ हैरान होकर देखती है ना जब, तो कहती है गुस्से में ही तो वो लगता था कि मर्द का बच्चा है, अब ना वो गुस्सा है और ना वो मर्द का बच्चा है। अब सोचो ज़रा कि पास वो बैठा है जावियार और वो माँ बेटी की बातें भी सुन रहा है। अच्छा, वैसे बड़ा फनी सा लगा, वो भी मुड़ के देखता है ये माँ बेटी बातें क्या कर रही हैं, कहीं पागल वागल तो नहीं होगी कि जो इस टाइप की बातें करना शुरू हो गई हैं। अच्छा, फिर ना नेक्स्ट सीन में क्या होता है जी, वो बड़े वैसे मज़े का था ऑफिस का। अब वो इसके सामने इसको इग्नोर करके ना पारो हमारी तो रोंदू को इग्नोर करके गुजर जाती है और ये जाके अपने ऑफिस में बैठता है और साथ ही इसको देखता है कि एक मेल आई हुई है। वो मेल भी क्या थी, प्रिंट आउट था पड़ा हुआ उसका, और वो उसको पढ़ के और सीधा जाता है अपनी टीचर के पास, फपे कुटनी के पास, और उसे जाके बताता है कि ये क्या है। तो वो कहती है वो तो जा रही है। अच्छा, यहाँ ना बड़ा मज़ा आता है, वो उसे कहती है बैठ जाओ, वो कहता है मैं तड़प रहा हूँ, बैठ जाओ। मैं बैठ नहीं सकता इस हालत में। ले भाई, तड़पने से बैठने का क्या ताल्लुक़ है। खैर चलो, इसकी तो किस्मत में ही है ना ये कुछ होना, क्योंकि रोल ही इसका ऐसा है रोंदू का। रोंदू को स्टैंड लेता ही नहीं है, इतना कॉवर्ड है जिसकी कोई हद ही नहीं है।
कभी ऐसे नहीं होता कि ये अपने ओन पे भी कोई डिसीजन ले। हमेशा ये जो है ना, डिसीजन अगर लेता भी है, अव्वल तो लेता ही नहीं है, लेता है तो दूसरों के कहने पे। वो इसको जो कहते हैं उस तरह लेता है। और फिर जनाब जी हमारी आ जाती है यहीं पर पारो। तो पारो के साथ भी इसकी बातचीत चलनी शुरू हो जाती है फिर से। पारो इसको कहती है कि मैंने सुना है कोई तड़प रहा है। अच्छा, साथ ही वो कहता है कि ना मैं मर जाऊंगा, मैंने जो गलती की है तुम ना करना। अब पारो पारो ने कहा मानना, पारो तो गलती करने पे तैयार ही बैठी हुई है। पारो ने तो किसी सूरत में मानना ही नहीं है। खैर, उसे कहती है मरोगे नहीं, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। वैसे कह तो सही रही है, पहले भी इसने झूठ ही बोला था। जो इसने कहा था जी मैं मर रहा हूँ, मैं टैबलेट खाने लगा हूँ, मैं जहर पीने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, वो कर, कुछ भी नहीं इसने किया था, नालायक इंसान ने। पारो ने वैसे कहा सही था कि मुझे भी लग रहा था कि तकलीफ से मर रही हूँ लेकिन नहीं मरी। अच्छा, वो तो खैर ये कह के चली जाती है। अब जनाब हमशा की डिक्टेशन फिर स्टार्ट हो जाती है। अब फपे कुटनी उसको कहती है रोक सकते हो तो रोक लो। जा रही है वो। बिलाल अब्दुल्ला सुबह के चले गए हुए हैं। इसकी शक्ल देखने वाली थी। फाइनली जी पता चल गया कि पिछले सीन में जो रोंदू के साथ इसका था, तो उसमें जो है ना इसका मोरल इतना डाउन क्यों था। बहरहाल जी यहाँ तक तो हम पहुँच गए फिर। अच्छा, यहाँ ना ऐसे लगता है कि जैसे जो सैफ है ना, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस किस्म की सिचुएशन का या इस किस्म के रिलेशंस का। तो वो ना बड़ा नॉर्मल होके उसको कहता है, वो जिस वक्त कहता है कि मेरा दिल फट रहा है, वो कहता है ये सिचुएशन 1-2 वीक रहेगी फिर तो ठीक हो जाएगा। फिर जनाब अमार को रोंदू जो है ना उसको फिर ख्याल आता है। वो कहता है वो वहाँ लैंड करेगी और इधर मेरी जान निकल जाएगी। तो सैफ उसे कहता है कोई किसी के लिए मर जाए ये कभी सुना है? ये बस लगता है, होता नहीं है। और वो उसको फिर 2 बार शट अप कह देता है अमार उसको, सैफ को। अच्छा जी, अब इस टाइम पे उसके वैसे डायलॉग अच्छे थे। ब्रेकअप की डेफिनेशन जो है ना वो भी सैफ ने बहुत अच्छी बताई। अच्छा, यहाँ से अब होता क्या है जी, अब ये रोंदू जो है ना इसकी ज़िंदगी का एक ही काम है। एक घर से उठता है दूसरे में जाता है, दूसरे से उठता है तीसरे में जाता है, तीसरे से उठता है चौथे में जाता है। वो 3-4 लोगों के बीच में ये फिर रहा है। कहाँ ये पारो के घर से शुरू हुआ, फिर ये सैफ के पास पहुंचा, सैफ ने इसको धक्का दिया कि जाओ हमशा के पास, फिर ये हमशा के पास पहुंच गया, फिर हमशा से दोबारा ये सैफ के पास आ गया। अब सैफ से दोबारा ये हमशा से बात कर रहा है फ़ोन पे। उधर से निकलते ही फ़ोन पे बात करनी शुरू कर दी इसने। अब उसे कह रहा है कि जी वो तो लैंड कर गई होगी, वही लेने आया होगा। भाई तुझे क्या लगे अब उससे, उसको जो मर्जी लेने आए, तू डिवोर्स तो दे चुका है उससे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है हुई एक डिवोर्स है, क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट आया था ना, और तो आया कोई नहीं। इतना कोई इनसिक्योर है ये रोंदू कि इसको मतलब उससे बात भी कर रहा है अगर हमशा से भी, तो उसे कह रहा है कि वो उसे पुश कर रही है कि जाओ तुम उसके पीछे। तो वो कहता है मैं अगर उसके पास गया तो मुझे जॉब से निकाल देगा। कितनी इसको फिक्र है अपनी जॉब की, लड़की चाहे जाए भाड़ में। अच्छा, फिर क्या, अच्छा वो भी वैसे बड़ी सरप्राइज़ होती है ये सुन के ये कहता है कि जी वो मुझे जॉब से निकाल देगा। वो कहती है जॉब ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारे लिए पारो ज़रूरी है, जाओ उसके पीछे। उसे कहता है वो मेरे साथ सियासत हो रही है। वो कहती है मुझे कन्विंस ना करो, उसे जाके करो। अच्छा, अब वो मान जाएगी, वो मनाओगे तो मान जाएगी। अच्छा, मतलब ये खुद ही सवाल खुद ही जवाब ये दोनों बैठ के कर रहे हैं। वो मतलब फ़ोन पे लगे हुए हैं और वो उसको कन्विंस कर रही है, पुश कर रही है जाओ तुम उधर। मतलब कहाँ पे गए हैं ये, अब दुबई में गए हैं, क्योंकि लाहौर से ये दुबई चले गए थे ना, लाहौर तो वो फिर गई ही नहीं थी। अब जी जनाब हमारी पारो जो है ना वो दुबई पहुंच गई है। और देखें ये पारो समेत क्या है, हमें भी मामू ही बना दिया, सारी ऑडियंस को भी, कि बता रहे हैं कि दुबई पहुंची है। और घर वो किसका, रोशी का, मीम से मोहब्बत में जो घर है रोशी लोगों का, वो उस घर में पहुंच गई है। और हमें बताया जा रहा है कि जी वो दुबई पहुंच गई है। और वो कितनी तरसी हुई है, चवलों की तरह जो है ना वो खुश हो रही है घर देख के कि जैसे वो मैं तो पता नहीं किधर पहुंच गई हूँ। अब जनाब रूम में पहुंच जाती है तरसी भी हमारी पारो। रूम में पहुंचते आगे होते हैं एक बुके पड़ा हुआ। अब ऑब्वियस बात है कि बुके जो है वो हमारे देवदास की तरफ से पड़ा हुआ था। अब देखा जाए ना
तो सदफ़ का पारो का भी इस वक्त वही हिसाब है। जिस तरह पारो का ख्याल आते ही देवदास ऐसे हो जाता था ना कि वो जैसे बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो वो भी ख्यालों में ही आया होता था ना महबूब, तो वो ऐसे उसके दिल के तार बजते थे। वही सेम सीन जो है ना, सिचुएशन सारी वो अब हमारी पारो के साथ चल रही है। पारो खाम खाम ही मुस्कुरा रही है, फैसिनेट होती जा रही है कि जैसे मैं पता नहीं किधर पहुंच गई हूँ, कोई 7 स्टार में। उसका ये हिसाब है, जन्नत में ही पहुंच गई अब तो। इन्जॉय तो उसने करना है ना, कि जब उसको इतना VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है कि देवदास ने आके उसके लिए कमरा सेलेक्ट किया और वो उसी रूम में फिर स्टे कर रही है, और एक अदद बुके भी पड़ा हुआ था और साथ ही बेल हो गई। अच्छा, बेल हुई तो दूसरी तरफ देवदास था। देवदास ने अब उससे पूछा है, अब ये अच्छा ओनर है, इतना मतलब बिजनेस टाइकून है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ से खुद पूछ रहा है कि जी आप कंफर्टेबल हैं। अब वो देखो, ये पारो जो है ना, पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में थी। प्ले बॉय तो रहा है हमारा देवदास, और ये इधर आके पारो जो है ना वो बन गई है कि जी उसे कहती है आई वांट टू मीट यू। वो कहता है इस टाइम, कहता है 1 बज रहा है, डजंट लुक नाइस। अच्छा, फिर उसके शायद कोई दिमाग में बात आती है, वो कहता है सुबह तो मिल रहे हैं ना। अब असल जो स्टोरी है ना वो शुरू यहाँ से होनी है, इसलिए कि ये सब कुछ प्लांटेड हो रहा है। और ये प्लान भी किस किस का है? ये पारो की माँ का प्लान है, उसमें साथ उसका दे रहा है हमारा देवदास और फप्पे कुटनी। ये इन तीनों का प्लान है, या जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड है ना, ये उसमें पता चलेगा ये तीनों का प्लान क्या है। अब जनाब जी, असल स्टोरी तो इस एपिसोड में शुरू होनी है ना, जो 37 है। मज़ा ही इसमें आना है। अब जी सुबह होते ही हमारी पारो पहुंच जाती है बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के लिए। तो आगे देवदास ने इतना ज़ाहिर प्रोटोकॉल दिया होता है, सारा कुछ है, तो वो तो हवाओं में ही उड़ रही है ना। तो वो जब पहुंचती है तो वो आगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ फिर उसको वेट करने के लिए कह देते हैं। पहले तो उसको कहते हैं हाँ जी उसको पहुंचा दो, वो वेट कर रहा है इसका। बाद में पता चलता है कि वो कोई वेट शेट नहीं कर रहा। खैर, वो सीन आगे आएगा। बड़ा मज़े का सीन था वो, मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया। अच्छा जी, वो जहाँ के वहाँ पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी फिर से रोंदू का और फप्पे कुटनी का सीन। अब फप्पे कुटनी, बंदा सोचे कि फप्पे कुटनी के पास रोंदू का पासपोर्ट कहाँ से आया। चलो टिकट तो बंदा अरेंज कर लेता है, वो तो उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो प्रिंट आउट लेकर लाता है। वो फप्पे कुटनी के पास अमार का पासपोर्ट कहाँ से आया? पासपोर्ट तो बंदे के अपने पास ही होता है ना, ये कि रोंदू ने वो भी उसको दिया हुआ था। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर। अब सारा कुछ चलो ठीक है, हम डाइजेस्ट कर ही रहे हैं, जिस भी तरह से भी कर रहे हैं। अब ये इस तरह की चीज़ें तो ना हमसे डाइजेस्ट करवाएं। खैर, अच्छा, साथ ही जनाब जी उसकी एडवाइसेस शुरू हो जाती हैं। डिक्टेशन उसको पूरी देती है कि रैम की भीख मांगने आया हूँ, ये कहना तुम जाके उसको, धुतकार भी दोगी तो भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। वो कहता है तो मान जाएगी, कल रात अगर उसकी मुलाकात नहीं हुई तो मान जाएगी। चलो भाई, उसको यहाँ ही पे बैठे बैठे ना अलार्म नाज़िल हो रहे हैं। वैसे इसकी बेबसी उस वक्त देखने वाली थी, इतनी बेचारी ये भी तरसी हुई है ना। भाई बंदा इससे पूछे कि एक तरफ तो तुम उसको पासपोर्ट और टिकट दे रही हो और साथ में उसको डिक्टेट कर रही हो, इंस्ट्रक्शंस पूरी दे रही हो कि जी ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, और अगर ये ना हुआ तो फिर ये हो जाएगा। तो फिर ये जो जैसे ही अम्मार टर्न होता है तो इसको कॉल किसकी आती है और ये किसको बता रही है? इतना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, और ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई बड़ी वो जेम्स बॉन्ड की मूवी चल रही है। अजीब ही कुछ सीन है ये भी, और अजीब ही कोई ये बता रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये किसको कन्वे कर रही है, उसका आना जाना सब कुछ। तो जनाब दूसरी तरफ अगर देखें हम तो जी बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है हमारी पारो का, और वो तो गई थी ना ऑफिस में बिलाल अब्दुल्ला से देवदास से मिलने। तो देवदास मीटिंग करके बाहर निकलता है और वो पास से इसको लिफ्ट कराए बगैर ही गुजर जाता है, और ये बेचारी देखती रह जाती है। क्या सीन था। वो कहते हैं ना कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। तो बस वो हिसाब हुआ हमारे देवदास ने पारो के साथ किया कि उसकी ऐसी बेइज्जती की
ये जो सिर्फ इन दो को पता चली है और किसी को पता ही नहीं चली। अब जनाब जी पारो जो है ना वो यहाँ से उठती है तो पहुँच जाती है, वो कहते हैं ना बहुत बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, तो जनाब ये वहाँ से निकलती है और घर पहुँच जाती है। इस ड्रामे में ना देखें स्पाई कितने हैं, मतलब इतनी उसमें सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ना, मतलब एक सेकंड का भी गैप नहीं आ रहा और रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। और साथ ही मतलब जैसे वो अंदर एंटर होती है तो ये जो मेड है ना ये यहाँ की फपे कुटनी है, इसने क्या किया है कि जनाब साथ ही बेल होती है और ये फ़ोन पे ये भी मैसेज कन्वे कर देती है। अब सोचे बंदा ये मैसेज कन्वे किसको कर रही है, हबशा ने इससे पहले बताया है कि जी वो आ रहा है, अब ये बता रही है हाँ वो आ गई है, गुस्से में लग रही है, ऊपर चली गई है कमरे में, मतलब एक एक सेकंड की रिपोर्ट हो रही है और ये रिपोर्टिंग हेडक्वार्टर पे पहुंच रही है, जो सीधी सी बात। अच्छा अब ये पारो हमारी जो है ना इसको भी कोई काम नहीं है, अब ये वापस आके रूम में बैठ के ये अपनी माँ को रिपोर्ट दे रही है। वो माँ भी बड़े इंटरेस्ट लेके पूछती है कि क्या हुआ, मिला नहीं, मिलने गई थी, मैं विजिटिंग एरिया में बैठी रह गई और वो चला गया। ओ भाई बस कर दो, क्यों इतनी डेस्परेट हो रही हो तुम। और जनाब वो फिर अच्छा एक बात उसने बड़ी ज़बरदस्त की माँ ने, आंसू बहुत महंगे होते हैं, इस दफ़ा सस्ते में बहा ना देना, ये क्लूज़ हैं जो आगे चल के ओपन होंगे। पारो हमारी जो है ना उसने क्या करना, उससे तो एक डिनर करने का भी डिसीजन खुद से नहीं लिया जा रहा, वो भी माँ डिक्टेट कर रही है कि जाओ डिनर कर लो, जिसके लिए तुम डिनर छोड़ रही हो उसने कर लिया होगा। तो जहाँ पर इंसान का ये हाल हो उस बंदे से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। बस वो कहते हैं ना कि जी एक दफ़ा बंदा छलांग लगा के कुएं में गिर तो जाता है, फिर 100 छलांगे भी लगाओ ना बाहर निकलने के लिए तो वो बंदा बाहर नहीं निकल सकता। सो वही हिसाब ये हमारी पारो का हुआ है कि एक डिसीजन इसने गलत तो ले लिया अमार से शादी का और देवदास को रिजेक्ट करने का, लेकिन अब ये उसमें से चाह के भी निकल नहीं पा रही है और उसी के लिए ये सब कुछ लगी हुई है करने। अब इसको समझ नहीं, इतनी डेस्परेट हो गई है कि इसको समझ ही नहीं आ रही, अकल ही इसकी काम नहीं कर रही। खैर वो तो पहले भी नहीं काम करती थी कि मैं करूँ क्या। ये जो मेड भी है ना इसकी भी ना इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मतलब ये भी अपना इसका जो ओनर है उसके साथ सिंसियर नहीं है, मतलब ये भी उसकी बुराई ऐसे कर रही है कि जैसे उसने इसके साथ भी कोई जो है ना फ्रॉड किया हुआ है, इसको भी मिसयूज़ किया है। वो ऐसे ही करते हैं, जब उनका दिल भर जाता है तो वो ऐसे ही करते हैं, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पे हैं, आपके साथ झूठ बोला। ले भाई तो अपने उसके ओनर साथ भी सिंसियर नहीं है तो किस किस्म की है। इट मीन्स कि ये पूरा प्लांटेड है ये सब कुछ जो हो रहा है इस एपिसोड में स्पेशली। और सिर्फ जो समझ आती है कि बिलाल अब्दुल्ला शायद ये चेक कर रहा है कि इसकी लॉयल्टी कितनी है मेरे साथ, लेकिन आगे चल के देखते हैं, अभी तो और बड़े ड्रामे हैं इसमें। फिर जनाब जी बाहर बैल हो जाती है, वो पारो हमारी ऐसे जाती है खुश होके जैसे देवदास आ गया, और साथ ही इसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और वो जनाब आगे हमारा आ जाता। और ये भी फिर जैसे ही रूम में वापस पहले उसे कहती है आओ आके बैठो, वो बैठ जाता है, 2-4 उसको सुना के फिर उसे कहती है चाय पी के जाना। एक तो ये चाय जो है ना उसका लगता है को ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट किया, जितनी चाय इस ड्रामे में पिलाई गई है ना वो हाथ दिया है, सारे ही लगता है टून पार्टी इधर ही आ गई। अब ये रूम जो दिखाया गया है ये भी देखें जी बिल्कुल वही है, बल्कि है ही वो जिसमें रोशी लोग भी बैठे होते हैं, दादा दादी उसके, और वो सारे उनका जो लिविंग रूम है ये वो है जिसको कि इधर इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ। खुद भी जो है ना रिपोर्टिंग ही कर रही है, इधर कुछ होता है उधर माँ को कॉल करके बता रही है कि जी वो आ गया है। कौन आया है? अम्मार आया है। अच्छा जी अम्मार आ गया, अब क्या है जी, वो फिर उसको कहती है कि जी अभी कुछ ना करना, उसको आने तो वापस बिलाल अब्दुल्ला को सिंगापुर से। वो कहती है खबर मिली है कि जी वो सिंगापुर तो गया ही नहीं है। और जनाब ये मतलब बेमकसद सीन था इसका, कोई सीन का सर पैर ही नहीं था। मेड को भी खैर से इतनी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि मेड खुद ही रोंदू को कहती है कि जाओ बाहर, और फिर साथ ही वो
मतलब कन्वे कर रही है मैसेज फ़ोन पे कि जी मैंने उसे कहा है कि बाहर जाओ, अब दरवाज़ा खुला, अब दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं। इतना कोई ये बेमकसद सीन था, कोई इसका फ़ायदा नहीं था। इस सारे सीन में अगर देखा जाए तो एक बात ज़रूर साबित हुई है कि जितना अम्मार को एक्सपोज किया जा सकता था ना कि कितना वो स्पाइनलेस इंसान है, खुद रोंदू का अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। जो उसको जैसी डिक्टेशन देता है ना, इंस्ट्रक्शंस देता है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात उसने बहुत अच्छी की, उसे जब कहता है कि जी ये कोई डील चल रही है, तो वो कहती है ये तो पता है कि ये व्यापारी जो है ना वो 1 नंबर का 2 नंबर है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। बस जी पारो जो है ना, जैसे ही रोंदू जाता है उसके घर से, तो पारो पहुंच जाती है दूसरे दिन ऑफिस। इतनी डेस्परेट है, इतनी डेस्परेट है बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के लिए कि जाते ही उससे मतलब बात शुरू कर देती है। देवदास के बारे में पूछना होता है बेसिकली तो उसने, और उसे कहती है कि जी चलो तुम रुको, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं करके आती हूँ। और दूसरी तरफ देखो तो जी अब हमारा देवदास बैठा बेचारा अभी नाश्ता ही कर रहा होता है कि फफे कुटनी पहुँच जाती है। और वो ऑलरेडी देवदास को पता था कि फफे कुटनी ने आना है। फफे कुटनी भी ऐसी बातें करती है कि उसका खाना पीना तक आराम कर देती है जब उसे बताती है। वो गया था रात, उसने बिठाया भी, चाय भी पिलाई, बात भी की। अब वो जो देवदास है ना हमारा, उसका साथ ही मोराल डाउन हो जाता है। वो बेचारा फिर उस चीज़ में चला जाता है कि पता नहीं अब वो कहीं दोबारा उसकी तरफ ही ना चली जाए, रोंदू की तरफ ही। अभी जनाब ये कर ही रही होती है ना फफे कुटनी, अपना चांस लेने के चक्कर में होती है, क्योंकि मिस गाइड तो फिर उसको कर रही होती है ना, फिर चांस तो इसने लेना ही लेना है एंड तक। ये भी जब तक मुंह की नहीं ना खाएगी ये तब तक बाज नहीं आएगी, फफे कुटनी भी। तो जनाब जी बाहर से पारो का मैसेज आ जाता है कि पारो ने देवदास से मिलना इमीडिएटली। अब देवदास बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये अच्छा तो बिजनेस टाइकून है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चला रहा है कि एक लड़की तुझे मिलने के लिए आ गई, वो भी तेरी एम्प्लॉय है, और तुम कंफ्यूज हो गए हो कि करना क्या है। अब वो बेचारा जो है ना कंफ्यूज इतना हो जाता है कि वो उसको कहता है कि जी उसको कहो कि मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पर। और साथ ही जनाब जी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या दिखाते हैं कि जी वो आ जाती है पारो उससे, मतलब ये तो अब सीन ही पहली दफ़ा देख। और जी हमारा देवदास इतना बेचारा कंफ्यूज है, वो भाग के पहुंच जाता है हमशा के पास कि हमशा अब उससे ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस तो सबको हमशा ही दे रही है। और हमशा का भी कमाल, अच्छा इस ड्रामे में ना एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट है सब, मतलब इनको मतलब फ्यूचर में क्या होना है वो सब कुछ पता है। और उनमें से हमशा तो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना, इसको सब पता है फ्यूचर में क्या होना है, कौन क्या बोलेगा, क्या मूवमेंट होगी, कौन क्या करेगा, मतलब सारी चीज़ें इसको ऑलरेडी पता होती हैं। और ये उसके हिसाब से सबको ना चला रही है, ऐसे जैसे मतलब वो कठपुतलियों का तमाशा होता है ना, तो वो बैठे वो कठपुतलियाँ चला रहे होते हैं, वो स्ट्रिंग खींचते हैं और वो कठपुतली का सारा वो चलता है। ये सेम लाइक दैट, ये उस तरह से चल रहा है, हमशा सबको चला रहे। अच्छा जनाब हमारी आ जाती है ना फिर क्या नाम है इसका, पारो देवदास के पास। अब देवदास बैठा हुआ है, अब बंदा इससे पूछे देवदास से, भाई तू इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, इतना बड़ा तू बिजनेस एम्पायर चला रहा है, तो तू बैठा कैसे है। जैसे वो रोनू बैठ जाता है ना हमशा के पास जाके, या वो सैफ के पास जाके बैठ जाता है स्टूडेंट बन के, और जहाँ पर कोई गलती की होती है ना तो वो स्टूडेंट बैठ जाता है ना टीचर के सामने, ये वो उस तरह बैठा हुआ है। और वो इसकी एम्प्लॉय हो के वो खड़े हो के और मतलब इसके साथ इस टोन में बात कर रही है, और वो उससे जाके फिर कह रही है कि जी तुमने जो मुझे इग्नोर किया है, तो तुम ये मत समझो कि मैं इससे हर्ट हुई हूँ, बल्कि तुमने ये साबित किया है कि आई एम सो इम्पोर्टेंट। अच्छा अब भाई तुम अगर इतनी इम्पोर्टेंट हो तो तुम्हें फिर जाकर रियलाइज उसको करवाने की क्या ज़रूरत है। और वो भी उसके पास बैठा सुन रहा है सारी बातें, और वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, कभी वो उसकी टोन किसी तरह होती है कभी किसी तरह होती है, मतलब फ्रस्ट्रेशन में। और वो जनाब उसको बताती है कि जी मैं तो यहाँ पे आई थी उस पर काम करने के लिए, और मुझे जब मैं चाहती थी कि थोड़ा ब्रेक मिल जाए, मैं को तुम्हें डेट करने के लिए नहीं आई।
और अल्लाह की बंदी, तूने तो उसको रात 1 बजे कहा था कि जी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बंदा इससे पूछे रात 1 बजे तू आमला जाना से देखो। खैर अच्छा जी, ये एक ऑफिस ऐसा है कि इसमें ना खुद ही एम्प्लॉयज़ आते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही सारा कुछ कर जाते हैं, और ये जो बॉस है उनका, ये बैठ के देखता रहता है। अब वो उसे कहती है कि जी मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, बल्कि बेहतर है कि तुम ही मुझे फ़ायर कर दो। अच्छा, वो तो फायर नहीं करता फिर अभी, क्योंकि वो भी अपने किसी मिशन पे लगा हुआ है। वो मिशन मैं आगे चल के आपको बताती हूँ क्या है। अब जी इसके बाद तो फिर अमार आ जाता है जी रोंदू इसके पास, हमारी पारो के पास। अब पारो और अमार का तो फर्स्ट एपिसोड से ये सीन चल रहा है कि तुम जहर खा लो तुम मर जाओ, तुम जहर खा लो तुम मर जाओ, तुम नींद की गोलियाँ खा लो। और ये बेमकसद सीन था, इतना लंबा जिसकी कोई हद नहीं है, और बिल्कुल कोई ज़रूरत, यूज़लेस था, बिल्कुल कहीं से रिलेट ही नहीं कर रहा था। और लेकिन एक चीज़ है कि वो उसने उसको इस तरह से हिप्नोटाइज़ कर लिया इस पूरे सीन में, और वो ऐसे था कि आखिरी सांसें ले रहा है। लिटरली उसका यही हिसाब था कि जैसे बिल्कुल आखिरी सांसों पे आ गया और अभी मर जाएगा बगैर नींद की गोलियां खाए या बगैर जहर खाए। इतना बुज़दिल इंसान है कि ना सिर्फ ये नीचे गया, उससे पूछ के परमिशन लेके, और भाग ही गया है, रुका ही नहीं है। और वो जो उसने सुसाइड पेपर बनवाए थे कि उनके ऊपर तुमने सिग्नेचर करने हैं, डीड है ये तुम्हारी कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से मर रहा हूँ और सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो वो भी वहीं पे छोड़ के गोलियां भी फेंक के चला गया। इतना कोई बुज़दिल इंसान है वो। बहरहाल अच्छा जी, दूसरी तरफ जब हमारा देवदास जो है वो जा रहा होता है, तो हमशा को एक दफ़ा फिर उसको चांस मिल जाता है उससे बात करने का, और फिर बेचारी जो है ना लाइन मारने के चक्कर में होती है। अब वो मिलेगी उससे, अब वो उससे बात करेगी, और देवदास हमारा ना बड़ा इजीली खुद को कंपोज करता हुआ उसे कहता है जाओ तुम नाश्ता कर लो, तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना। ऑफिस जाके भी मैंने बताया ना इस ड्रामे में, इस वाली एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था। और ऑफिस जाके भी वो पप्पे कुंटी आ जाती है, एक फाइल पकड़े पे, और आके उससे साइन करवाती है। आई थिंक सो कि वो रेजिग्नेशन था उसका, रिज़ाइन दिया उसने, हाँ क्या है पारो ने, और वो एक्सेप्टेड उसने साइन करके ऊपर कर दिया। और साथ ही जनाब जी यहाँ पर भी ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। अब जो एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, अब उस पर आते हैं। अब बात एक्चुअली ये है कि देवदास जो है ना, उसने अपने, अच्छा ये मशवरे भी जो करते हैं ना, सजेशंस भी लेते हैं, अपना दुख दर्द भी शेयर करते हैं ना, तो वो भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। अब हमारा देवदास भी अपने जो उसका घर का एक सर्वेंट है, वो उसके साथ बात कर रहा है कि जी मैं शादी कर लूँ, कैसी लगती है आपको, ये कौन है, सदफ पारो हमारी, कैसी लगती है? तो वो कहता है बहुत ज़िद्दी है। और बिलाल अब्दुल्ला जो है ना देवदास हमारा, ये अपने उस सर्वेंट को कहता है कि इन्हीं दो ज़िद्दों के दरमियान वो खड़ी है, किसी को पा लेने की ज़िद और किसी को छोड़ देने की ज़िद। बचपन में ऐसे हुआ था तो वैसे हुआ था, तो फिर मैंने नामदार साहब से कहा था कि जी ये वक्त आ गया है कि आप जो है ना अपनी वफादारी का सबूत दें और दोस्ती निभाएं अपनी, और सदफ बीबी की शादी जो है ना वो कर दें आपसे। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है बिलाल अब्दुल्ला, हमारा देवदास जो है, उसको बीवी की नहीं सहारे की ज़रूरत है, और सहारे के लिए मैं हूँ ना। तो ये बात जो थी ना, ये बेसिकली बिलाल अब्दुल्ला के दिल दिमाग में बैठ गई, और इसी चीज़ को वो चेक कर रहा है, अब जो नज़र आ रहा है। अब बंदा देखे कि देवदास ने तो अपने एक इस बात के लिए कि नामदार मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि जी ड्रिंक करते हुए मेरी बेटी का नाम ना ले, कि मेरी बेटी जो है उसकी बेहुरमती ना हो जाए, तो उन्होंने यहाँ तक कहा, और उसने अपना पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लिया, उसने मिजाज ज़िंदगी ही बदल डाला कि शायद मेरी सारी सैक्रिफाइस ही कहेंगे, ज़ाहिर है उसका तो एक अपना ही लाइफ स्टाइल चल रहा था, तो उसने जब उसको चेंज किया
तो उसने कहा कि शायद ये मुझे कंसिडर करेगी मेरी इस बात पे आके। वो उसने जो उसके साइड बिजनेस चल रहे थे, वो जो लड़कियां आती थी, सारा कुछ था, उसने वो तक ख़त्म कर दिया कि मैं मतलब एक अच्छा इंसान बन के इसके सामने जाऊं, ताकि मैं मतलब उसके काबिल बन के जाऊं उसके पास, और फिर उसको प्रपोज करूं तो वो मुझे इनकार नहीं करेगी। लेकिन अब उसे क्या पता था कि पारो हमारी जो है ना अकल से पैदल है। अब बेसिकली देखा जाए तो इस वाली पूरी एपिसोड में कह लो या इस पूरे ड्रामे में जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है ना, वो हुआ है अमार रोंदू। और उसको अमार रोंदू को एक्सपोज करने वाला कौन है? एक हमारी फपे कुटनी हमशा, और दूसरी हमारी जो आई थी दानिया। अब दानिया का तो कोई पता ही नहीं चला उसकी किसके साथ शादी हुई थी, किसके साथ नहीं हुई थी। वो मतलब वो ट्रू लव तो करती थी इसके साथ, लेकिन वो उसका फिर पता ही नहीं चला उसकी शादी का क्या हुआ, या वो थी या नहीं थी या क्या हुआ, चलो वो मिटी पाओ। अब ये हमारी जो फपे कुटनी है, ये थ्रू आउट हर किसी के ना दिमाग से खेल रही है, उसको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बेसिकली इसका ये काम है, ऐसे जैसे ये तो कोई मुदारी है और डुगडुगी बजाती है और सारे नाचते हैं उसके ऊपर। मतलब इसने तो इस तरह का सबको हिप्नोटाइज किया हुआ है, मतलब सारे ही इसकी ट्रांस में है, हर कोई इसको बुलाता है। बट एनीवेज ये सारा कुछ हो गया। अब जी ये बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच गया, और जो टीज़र दिखाया गया है उसमें शुरू का एक सीन आता है जो इसके ओएसटी में भी है, कि वो जो अम्ब्रेला लेके आता है और उसके बाद बारिश हो रही है, तो ये दोनों अम्ब्रेला के बगैर बारिश में वो जो एक सीन है वो आएगा। और शादी तो हर इनकी होनी है, लेकिन बीच में किसी एक दो जगह पे ऐसा लगा था जैसे माँ के डायलॉग थे कि जी पीछे अगर एक मर्द को छोड़ के आगे जाओगी तो आगे भी मर्द ही होगा। डायलॉग इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे थे, मतलब उनके कोई अगर समझा जाए तो उनमें कोई एक थॉट भी था, सारा कुछ था कि एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी को ऐसी ही बातें कहती है, ऐसे ही समझाती है कि उसका घर खराब ना हो। लेकिन अब आज के ज़माने में होते हुए अगर इस ड्रामे को देखें तो फिर जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है घर ख़राब होने के लिए तो कोई भी नहीं घर बसाता। लेकिन अगर आज से 30-40 साल पहले अगर देखा जाता, तो इसीलिए मैंने पहले कहा ना ये पता नहीं कौन से एरा के लिए ड्रामा बना, तो फिर तो ये चीज़ें जो बातें माँ एक कह रही है वो एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्ट आज भी किसी हद तक करती हैं। लेकिन अब चूँकि हमारे यहाँ हम जो हमारी लड़कियाँ हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं, एजुकेटेड भी हैं, एजुकेटेड उस वक्त भी थी लेकिन अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है। तो अब इस टाइम पर आकर अगर इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस भी उनको फेस करना पड़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मर्द की बेवफाई जो है वो जो बात की गई है वो तो एक तरफ रही, वो तो है ही है, लेकिन चले अगर उसके साथ भी, क्योंकि हमारे हर दूसरे नहीं तो तीसरे घर में तो ये इशू चल ही रहा है, तो अगर उस चीज़ को भी इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना कि अगर हम कहें कि जी अब इस चीज़ को छोड़ ही दो जी, मर्द करते हैं बेवफाई, औरत नहीं कर सकती, बाकी औरत नहीं कर सकती, औरत के लिए ये गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। बट एनीवेज यही आज ये इन 3 एपिसोड्स का खुलासा था। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप भी शेयर करें। तो इसके साथ ही अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना रखिएगा ख्याल। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।